गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो अपन पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न। ये अपना यूनिट नंबर 3 के अंदर लास्ट लेक्चर है, दैट इज़ 28 नंबर का लेक्चर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 में, इन्होंने इसने क्या किया, रिजर्व बैंक को एक पावर दी कि वो अब जितने भी इंडिया में काम करने वाले कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इंस्पेक्ट भी कर पाएगा और उसको सुपरविज़न भी आरबीआई ही करेगा। तो ये जो पावर थी वो किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे सुपरविजन वाला, वो करेंगे दो मेथड से, ऑन साइट और ऑफ साइट। तो 1993 के रेगुलेशन के हिसाब से जो भी सुपरवाइजरी फंक्शन थे, जितने भी ये कमर्शियल बैंक्स थे, उनको कौन परफॉर्म करता था? डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं डीबीओडी। तो उसी के साथ साथ एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था डीबीएस, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जिसने बाद में लेटर ऑन क्या किया, इस डीबीओडी को टेक ओवर कर लिया और जितने भी ये काम किया करता था रिगार्डिंग इंस्पेक्शन, सुपरविज़न या जो भी इसके रेगुलेशन में आते थे, उन सबको डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न के अंडर में डाल दिया गया। तो होता क्या था कि 1994 में नवंबर के अंदर रिजर्व बैंक की गाइडेंस के अनुसार एक डिपार्टमेंट को बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न, बीएफए जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारा टॉपिक है। और इसका काम क्या था कि जितने भी क्रेडिट वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब की इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, सुपरवाइजिंग का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविज़न करेगा। बट इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो एनबीएफसी था, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज थी, उनको भी इंस्पेक्ट करने का काम किसको दे दिया गया? बीएफएस को दे दिया गया। तो 1997 अगस्त में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न और डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविज़न, ये दो डिपार्टमेंट अलग से बनाए गए, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न यानी डीबीएस का जो काम था वो था जो भी कमर्शियल बैंक हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंस्पेक्शन करना, उनकी ऑडिटिंग करना और उनको सुपरवाइज करना। इसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन्स, ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आते हैं। तो ये दोनों के अलग अलग वर्क को एलोकेट कर दिया गया, दोनों डिपार्टमेंट्स को बना दिया गया। पर ये दोनों डिपार्टमेंट किसके अंडर में आते हैं? बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के अंडर में आते हैं। तो 1995 में क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन ने एक सब कमेटी बनाई, जिसमें एक तो था वाइस चेयरमैन, एक थे आपके चेयरमैन और दो मेंबर थे आपके बीएफएस के। तो इनका क्या काम था कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हो, चाहे कैसा भी बैंक हो, उसको ये कैसे करेंगे? उनकी ऑडिट करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे, इनका कौन करंट अकाउंट देखेंगे और इनके डेवलपमेंट और इनकी कंडीशंस को एनालाइज करेंगे। ये सारे बीएफएस बाय द सब कमेटी के द्वारा ये लोग काम करेंगे। कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं वो अपन अब पढ़ते हैं। तो पहला हमने देखा ऑन साइट इंस्पेक्शन। ऑन साइट इंस्पेक्शन जो है, जो कि बैंकों का किया जाता है, ये एनुअली एक्टिविटी होती है और इसके अंदर क्या है कि हेड ऑफिस के अलावा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं या कोई ब्रांचेस हैं जो भी आते हैं, वो इन सभी ब्रांचेस का, हेड ऑफिस का या फिर कंट्रोलिंग ऑफिस का क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसको कहा जाता है एएफआई, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, जिसका जो मेन फोकस है वो ये देखना है कि बैंक की सॉल्वेंसी कंडीशन क्या है, लिक्विडिटी कंडीशन क्या है, उसकी ऑपरेशनल हेल्थ कैसी चल रही है, और ये जितने भी क्राइटेरिया होंगे, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका नाम है कैमल। इसके थ्रू इस चीज़ को देखा जाएगा। तो यह कैमल का मतलब क्या था? कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द बैंक, असेट क्वालिटी ऑफ द बैंक, मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, अर्निंग लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ द बैंक। तो जब ये इंस्पेक्शन किया जाएगा तो इनमें होने वाली एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा
जो टॉप मैनेजमेंट है रिजर्व बैंक का, वो सुपरवाइजरी लेटर लिखे जाएंगे ताकि बैंक की जो ऑडिट करते वक्त कंडीशंस है उसके बारे में आरबीआई को अवेयर किया जा सके। कोई रेक्टिफिकेशन करना है, कहीं कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या सुपरवाइजरी डिस्कशन करना हो, ये सारी की चीज़ें मॉनिटर होती हैं अंडर दिस एक्टिविटी कि बैंक ने कितनी बार और बैंक के साथ कम्युनिकेट किया है, सुपरवाइजरी कैसे कमेटी किया है, आरबीआई को कितनी बार किन किन कंडीशंस में इन्होंने इन्फॉर्म किया है नहीं किया है, मैनेजमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है बैंक के अंदर, इन सारी चीज़ों को ये अंडर दिस इंस्पेक्शन चेक किया जाएगा। तो इंडियन कमर्शियल बैंक जो है ये सुपरवाइजरी रेटिंग मॉडल जो कि बीएफएस ने अप्रूव किया है, उस जो कैमल के थ्रू उनकी रैंकिंग, कैमल के थ्रू जो इनको इवेल्युएट किया गया था, उसके बाद ही इन बैंक्स की रेटिंग इनको दी जाएगी। तो बीएफएस ने ये कहा कि जो भी इन बैंकिंग की रेटिंग है कि कौन सा बैंक कितना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, क्या उसकी रैंकिंग है, ये तभी मिलेगी जब कैमल के थ्रू उसकी ऑडिट हो जाएगी, और ऑडिट के बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उनकी रैंकिंग दी जाएगी। फिर आता है आपका ऑफ साइट मॉनिटरिंग। ऑफ साइट क्या होती है? ऑफ साइट मॉनिटरिंग ये है एक नई सुपरवाइजरी स्ट्रेटेजी जिसमें फोकस क्या था, ऑफ साइट सर्विलियंस फंक्शन। 1995 में एक चीज़ देखी गई कि हमें बैंकों को एनुअल के साथ साथ क्या है पूरे साल भी इवेल्युएट और मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लिया कि अब बैंकों को ऑफ साइट इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या था कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बिटवीन टू ऑन साइट इंस्पेक्शन, यानी इस साल मान लीजिए इसका हमने एनुअली इंस्पेक्शन किया और उससे पहले पिछले साल भी अपन ने इंस्पेक्शन किया था, इन दोनों साल उनको ऑन साइट इंस्पेक्शन के बाद जो उनकी रेटिंग दी गई, जो उनकी एफिशिएंसी थी, जो उन्होंने वर्क किया था, उसको ये लोग ऑफ साइट क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। और इसमें किस चीज़ को देखा गया, कंट्रोल, मैनेजमेंट और डोमेस्टिक बैंक्स, यानी लोकल वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस चीज़ को। दूसरा क्या था कि उनकी 4 क्वार्टरली रिटर्न्स को भी मॉनिटर किया जाएगा इन द ऑफ साइट इंस्पेक्शन। उनकी असेट लायबिलिटी कंडीशन को देखा जाएगा। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट रेट, एनपीए, डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, इन सब चीज़ों को 1999 में जून में इस अंडर दिस ऑफ साइट इंस्पेक्शन डाल दिया गया। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया कि अप्रैल 2000 में, अप्रैल 1 2000 के अंदर उन्होंने इस थोड़ा सा जो टाइम लिमिट थी उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है कि जो मैनेजमेंट है उसका इंटरनल कंट्रोल फंक्शन कैसा है इन द बैंक, और स्मूथ वर्किंग और अच्छी गवर्नेंस के लिए बैंक्स ने क्या स्टेप्स को फॉलो किया, ये सारे क्राइटेरिया अंडर दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएंगे। तो उन्होंने कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई नॉमिनीज, बोर्ड ऑफ बैंक्स की, मतलब जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बैंक के अंदर उसमें एक आरबीआई के भी मेंबर्स होने चाहिए, और इन सब स्टेप्स को उन्होंने अंडर दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू यूज़ किया ताकि बैंक्स के अंदर एक अच्छा सिस्टम लॉन्च हो सके, एक अच्छी वर्किंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो रिजर्व बैंक जो था उसने अपनी सुपरवाइजरी के अंदर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसके थ्रू इन बैंकों की एफिशिएंसी और इनका वर्किंग है इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, क्वार्टरली मॉनिटरिंग को विजिट करना शुरू किया। इसके अलावा उनकी जो वीकनेस है उनको पॉइंट आउट करा, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे इंटरनली बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उनके लिए भी डिपार्टमेंट्स में ऑफिसेस बनाए गए, ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया ताकि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसके लिए देखने वाला, इनको उसको सुनने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, सॉल्यूशन देने वाला कोई पर्सन वहाँ पे होना चाहिए। तो जो कोर गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंक्शन था वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो रूल्स थे वो थोड़े से क्या था कि ग्लोबल स्टेटस के हिसाब से उसको मेंटेन किया जा सके। बैंक के अंदर ही कोई इंटरनल कंट्रोल बॉडी होनी चाहिए जो कि बैंकिंग सिस्टम को क्या करे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच कर सके। फिर आता है आपका बैंकिंग सुपरविजन प्रोसीजर। तो बैंकिंग का तो ये सुपरविजन का मेन इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो कि ये पीरियडिकल ऑन साइट और ऑफ साइट होता है।
जिस जो कि 1995 में हुआ, हमने बताया आपको। तो ये ऑन साइट के अंदर कैमल के थ्रू उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। कैमल का मतलब था हमारा कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग लिक्विडिटी एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, ताकि इन मेथड के थ्रू बैंकों को की स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया जा सके। और जो भी डोमेस्टिक बैंक्स थे उनकी रेटिंग जो है वो कैमल के मॉडल के बाद ही दी जाए। तो इस तरीके से क्या था कि बीएफएस अपने काम को कर रहा है। तो आई होप बच्चों कि आपको इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।